HPDGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 43 होगी। पिछले 42 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है तो सीधा व्हाट्सएप करना, आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उसमें अच्छे से आप तैयारी करें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें तो पेड क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि अब फ़ीस जो है और भी ज़्यादा कम हो चुकी है। कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा, अधिक जानकारी के लिए ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। तो हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का थर्मीमीटर। और याद रखना बाकी जो इकाइयाँ हैं लंबाई मापने की, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 माइक्रोन ये होता है दोस्तों 10⁻⁻6 m। और 1 नैनोमीटर क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम क्या है, या फिर 1 फेर्मीमीटर क्या है, इसको अच्छे से देख लो 10⁻15 m। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, लगातार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। चीन के माल पैकिंग से पहले कागज़ के पुआल में लिपटे हुए होते हैं, यह अवधारणा किसका अनुप्रयोग है। तो दोस्तों पुआल जो है यानी कि स्ट्रो, इससे लपेटकर जो भी चीज़ें होती हैं चाइना भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों जो भी वस्तुएं हैं टूटती नहीं हैं। और ये एक कंसेप्ट है किसका, इसको बोला जाता है दोस्तों इम्पल्स या फिर आवेग। कुछ है क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टफ़ आपको लगेंगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कम से कम 20 क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं टीजीटी एग्ज़ाम में जो कि काफ़ी टफ़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये काफ़ी आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कौन कहलाता है। तो दोस्तों अगर आप हिमाचल से हो तो याद रखना जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी परिकल्पना रोथनी कैसल जो है शिमला में, वहाँ पे एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। सो बी इज़ राइट आंसर। और फर्स्ट सेशन जो है दोस्तों बॉम्बे में हुआ था 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 1985। कमेंट करके ज़रा बता देना इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अगर आपने सही आंसर बता दिया दैट मीन्स आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। और इंडियन नेशनल आर्मी की बात करूं तो 3 या 4 प्रमुख ऑफिसर्स थे जो कि पकड़े गए थे और ट्रायल्स रेड फोर्ट यानी कि लाल किला में देखने को मिले थे। तो ओबियसली भारतीय जो आंदोलनकारी थे वो इनके बचाव में उतरे थे, काफ़ी वकील भी थे। तो क्वेश्चन ऐसा ही है, प्रसिद्ध इंडियन नेशनल आर्मी सुनवाई का वकील कौन था जो कि लीड कर रहे थे। तो इनका नाम याद रखना। हाई लेवल एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं और लो लेवल एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, ये जो ए ऑप्शन है भूला भाई देसाई, तो इन्होंने ही लीड किया था इन ट्रायल्स को। और इन ऑफिसर्स के नाम याद रखना, इनमें से शाहनवाज जो है, सहगल जो है और ढिल्लों, इस तरीके से देखा जाता है। तो तीनों महत्वपूर्ण अधिकारी थे ये। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी बनाई है। तो अंग्रेजी जो है ये दोस्तों कंपलसरी हमें देखने को मिलती है। तो ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ था। तो बिल्कुल सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये है मैकॉले मिनट, जो कि 1835 ईस्वी में देखने को मिला था। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ चुके हैं। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओबियसली मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया विलियम बेंटिक। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया। अगर इस समाचार पत्र की बात करूं तो बंगाल गैजेट इसका नाम था। और व्यक्ति कौन था जिसने इसकी शुरुआत की थी, तो हिक्की, जे हिक्की। और 1780 ईस्वी में ये शुरू किया गया था न्यूज़पेपर। तो इसको भी याद रखना, कोलकाता से।
भारतीयों को विधि निर्माण में पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रतिनिधित्व मिला था। यानी कि जो भी दोस्तों एक्ट्स बनते हैं या फिर जो भी कानून वगैरह बनते हैं तो उनमें रिप्रेजेंटेशंस मिली थी भारतीयों को। तो जो लेजिस्लेशन है उसमें किस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, मार्लियामेंटो के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद लिस्ट एक है, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय दिए रहेंगे। हालांकि आप गवर्नर जनरल ही कहोगे तो सही रहेगा। और साथ में इनके द्वारा ये चीज़ें जो लागू की गई थी ये दर्शाई गई हैं। तो सीधा आंसर पर आता हूँ, ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना आपका। लॉर्ड क्लाइव जो है दोस्तों, तो इसने बेसिकली बंगाल में डुअल गवर्नमेंट यानी कि दोहरी सरकार, द्वैध शासन शुरू किया था। उसके बाद दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाई लेवल एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि दोस्तों इसने क्या किया था, सब्सिडाइजरी अलायंस जिसे सहायक गठबंधन या संधि कहा जाता था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो थर्ड। और लॉर्ड कर्जन जो है बेसिकली इसने बंगाल विभाजन करवाया था लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन जो है इसको याद रखना, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने नागरिक अवज्ञा और करों का भुगतान ना करने की प्रेरणा कहाँ से ली। तो जो भी आप देखते हैं नॉन कोऑपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडेंस हो गया, तो काफ़ी प्रभावित थे महात्मा गांधी जी थोरों से, तो ए इज़ राइट आंसर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को बीच में छोड़ते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों ऐसे नहीं बनेगा, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में क्रैक कर चुका हूँ तो भली भांति जानता हूँ कि कैसे मेहनत की जाती है, कितनी मेहनत की जाती है, कितना लेवल आपको रखना पड़ेगा। तो स्टडी हार्ड प्लीज़। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली के पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत की विजय का प्रयास किया था। और अगर मैं इस शासक की बात करूं या सुल्तान की बात करूं तो दोस्तों अगर मैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास की बात करूं, सबसे ज़्यादा चर्चित ये सुल्तान रहा है। ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। और पद्मावत मूवी में आपने देखा भी होगा किस तरीके का ये व्यक्ति था। व्यापार की दुनिया में काफ़ी इसने बुलंदियां हासिल की थीं, साउथ में भी जीत हासिल की थी, राशन प्रणाली जो है इसमें भी इसने काफ़ी योगदान दिया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इकोनॉमिक्स करवाइए, इकोनॉमिक्स करवाइए, तो इस वीडियो में कम से कम मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस ऐड किए हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देखना। ऑपरेटिंग विशेष, ये जो अधिशेष है किस में आता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेज इन दी। बेसिकली दोस्तों ये एक मेज़रमेंट होती है, ऑपरेटिंग सरप्लस किस चीज़ की मेज़रमेंट ये करता है, तो ये दोस्तों रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस जो है उनकी मेज़रमेंट करता है। तो ये किस चीज़ में अराइज होता है, ये बेसिकली एंटरप्राइज सेक्टर में यानी कि उद्यम क्षेत्र में अराइज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन क्या चीज़ है, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो प्रोडक्शन का मीनिंग होता है जो भी यूटिलिटीज़ हैं उनकी क्रिएशन यानी कि उपयोगिता का निर्माण। ठीक है। सेलिंग कोस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ बेच रहे हो और उसमें सेलिंग कोस्ट आ रहा है तो ओबियसली दोस्तों वो चीज़ बन के तैयार हो चुकी है, अब आप उसकी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है कॉस्ट इनकर्ड इन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होता है, मूल लागत जो है ये बराबर होती है किसके, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये जो वेरिएबल कॉस्ट होता है केवल इस पर। ठीक है, परिवर्तनीय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र में सरकार के मुख्य रूप से स्वामित्व वाली वह पूंजी है जो आधारभूत बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं किसी समुदाय या समाज के कामकाज के लिए आवश्यक हों, क्या कहलाते हैं। यानी कि इसमें सरकार जो है इन्वॉल्व होती है
अगर कुछ भी उद्यम करना है तो सरकार काफ़ी सहयोग करती है। तो रूस वगैरह में चले जाओ, चाइना वगैरह में चले जाओ, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको बोला जाता है दोस्तों सोशल ओवरहेड्स कैपिटल, यानी कि सामाजिक उपरिव्यय पूंजी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द इकोनॉमीज विच अकर टू द फर्म इटसेल्फ। ऐसी इकोनॉमीज जो सिर्फ फर्म के लिए होती हैं। व्हेन इट एक्सपेंड्स इट्स आउटपुट, यानी कि जो इसकी आउटपुट है, प्रोडक्शन वगैरह है, जो एक्सपेंड हो रही हो, तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों इंटरनल इकोनॉमीज़। ये तो सोचने वाली बात है, काफ़ी आसान है। सिर्फ अंदरूनी एक्सपेंशन हो रही है और आउटपुट भी बढ़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहाँ पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ समझ लो, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे पक्का। द सिचुएशन टू मेक समवन बेटर ऑफ, यानी कि किसी को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है और उसको ख़राब नहीं करना है, ज़रा भी उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो इन टर्म्स को इकोनॉमिक्स की दुनिया में क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है दोस्तों परेटो एफिशिएंसी। ठीक है। जैसे हिंदी में आप अनुवाद करोगे तो परेटो दक्षता बन जाएगा। कौन सा ग्रह चंद्रमा की तरह चरण प्रदर्शित करता है? जो चंद्रमा है कैसे कैसे दोस्तों घूमता है, कैसे कैसे दिखाई देता है, उसी तरह एक ग्रह इन ऑप्शंस में आपको मिलेगा जो सेम है। हालांकि दो ग्रह हैं ये, लेकिन ऑप्शंस को देखें तो सिर्फ एक है। वह कौन सा है? वीनस। और दूसरा कौन सा है? मरकरी, यानी कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। तो आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चट्टानों या कार्बन जैसी सामग्रियों का दिनांकन करने के लिए उपयोग की जाती है? यानी कि बेसिकली देखा जाता है कोई भी रॉक्स या फिर कार्बन जो है कितना पुराना है, उसकी तिथि अगर निर्धारित करनी हो तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसको बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं। सूर्य की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं सूर्य की, लेकिन जो सबसे निचली है ये बार बार पूछी जाती है दोस्तों। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फोटोस्फीयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के रोटेशन द्वारा उत्सर्जित गुरुत्वाकर्षण बलों के संयुक्त प्रभाव के कारण समुद्र के स्तरों में वृद्धि और गिरावट को कहा जाता है। यानी कि समुद्र जो है कभी इनका लेवल हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी भी घूम रही है, किसकी चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ, और पृथ्वी के आसपास चंद्रमा भी है। तो ये सब घूमते हैं। इनमें दोस्तों क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक टर्म में आप देखना चाहते हो तो इसे बोला जाता है टाइड्स, ज्वार भाटे। ठीक है। प्रवाह भी इसे बोला जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी कि अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है? तो आप देखते हैं दोस्तों पृथ्वी जो है ये झुकी हुई है। तो कितने डिग्री? ये दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। फ्री PDF फाइल व्हाट्सएप पर मिलेगी इस वीडियो की, ज़रूर मैसेज करना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलेंगे। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।